अभी के इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग RWA साइंस के बुक का SSC GD के लिए पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हमारे चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध होंगे। तो चलिए प्रश्न में आते हैं। आप लोगों को पूछा गया है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है उसे कहते हैं एमीटर। ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो है ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का काम करता है। और स्पीडोमीटर जो है यह वाहन की जो है ना तत्कालिक स्पीड को मापता है कि वाहन कितनी तेजी से चल रहा है। और हाइड्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर ये वायु में उपस्थित नमी को मापता है। तो सारे हमने ऑप्शन को देख लिया। आगे आते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, एक नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसके हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं वो सारे ऑप्शन रॉन्ग है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न में हम लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम तरंगों को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इन्हें कहा जाता है अवश्रव्य तरंगे। और 20 हर्ट्ज से लेकर साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है, जिन्हें हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की तरंगों को हम लोग सुन सकते हैं, जिसे श्रव्य तरंगे कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसे प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। लेकिन कुछ जानवर साथियों जैसे कि कुत्ता, चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, लेकिन हम लोग इन्हें नहीं सुन सकते हैं। तो अगला प्रश्न में आते हैं साथियों। चौथा प्रश्न पूछा गया आप लोगों का, निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने प्रश्न 1 में देखा था कि जो हाइग्रोमीटर है वो जो है हवा में आर्द्रता को मापने का काम करता है। साथियों हाइग्रोमीटर को ही आर्द्रता मापी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न में पूछा गया है, विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जाता है। तो बताना है कि परिपथ में जो है विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। आप लोगों का ऑप्शन यहाँ रहा साथियों। ऑप्शन है ओडोमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है विभव मापी और ऑप्शन डी है ऑल्टमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। प्रश्न 6 में आते हैं। प्रश्न 6 में आप लोगों को पूछा गया है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा। वाट की प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो वाट जो होता है वो शक्ति का SI मात्रक होता है। शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। एम्पियर की बात करें साथियों, तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसलिए बी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करें जूल साथियों,
ऑप्शन डी की बात करें जूल साथियों, तो ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा हम लोगों का साथियों ऑप्शन नंबर सी ओल्ट, सही आंसर हो जाएगा ओल्ट। ओल्ट जो होता है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। बहुत सारे जो मेरे साथीगण हैं या जो विद्यार्थी होते हैं वो 2 मिनट 3 मिनट वीडियो को देखने के बाद बंद कर देते हैं, है ना। ऐसा मत कीजिए, आप लोगों के लिए फिर देखने का कोई फायदा ही नहीं रहा। जब देख रहे प्रश्नों को तो पूरा अंत तक देखिए, ठीक है, तभी आप लोगों के लिए कारगर और है ना फायदेमंद साबित होगा। नहीं तो फिर 2 मिनट देखने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, देखना है वीडियो को अंत तक देखिए, काफी हेल्पफुल साबित होगा। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रश्न 7 में आ जाते हैं हम लोग साथियों। प्रश्न 7 में पूछा गया है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए। 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सा अंतर्जनिक बलों का एक उदाहरण है। कौन सा जो है अंतर्जनिक बलों का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा पर्वतों का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 9 प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। तो हम लोगों को इसमें से जो है गलत जोड़ी को पहचान करना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, एकदम सही है। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट, हम लोग ने देखा अभी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी दाब का एसआई मात्रक न्यूटन, ये गलत है। ये देखो हम लोग को सब मिलकर पागल बना रहा है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन थोड़ी होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। हम थोड़ी पागल बनने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न पूछा गया है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। तो सामान्यतः उसे बिजली कहा जाता है कि नहीं भाई। ये सारे प्रश्न पीवाई क्यों हैं, जल्दी जल्दी से इसके सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हम लोग। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जूल का नियम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डैश बनाते हैं। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। 13वां प्रश्न में बताना है कि आवर्त सारणी पर 17वें समूह में कौन स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा हैलोजन जो है वो आवर्त सारणी में 17वें समूह में स्थित है। आगे आते हैं, आप लोग का 14वां प्रश्न है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ या यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का हो जाएगा 15वां नंबर में, तेल वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः डैश कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा शुष्क बर्फ। इसको आप लोग वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न में आते हैं। ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। 17वां नंबर का आप लोगों को सही उत्तर बताना होगा कि जो है तीसरे आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जो है तीसरी आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है, ये 7वें आवर्त सारणी से संबंधित है ब्रोमीन। और ब्रोमीन जो है ना एकमात्र ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है ना गजब। इसको भी याद रखिएगा कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न में आते हैं। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। 18वां का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमिसी भवन के द्वारा बनता है। 19 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रोपाइन का जो रासायनिक सूत्र है क्या हो जाएगा। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र बताना है। तो देखिए प्रोपाइन जो है वो किस समूह से है, वो एल्काइन समूह से है। एल्काइन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। और प्रोपाइन में कितने कार्बन है, 3 है ना। तो प्रोपाइन में n के जगह में 3 रख देंगे तो C3H को जब 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस में 2। और यहाँ से देखिए 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा और हमारा जो इसका उत्तर बन जाएगा C3H4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है C3H4, इसलिए उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र C3H4 हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है कि लेथेनाइडस कितने तत्वों की एक श्रृंखला है। लेथेनाइडस कितने तत्वों की एक श्रृंखला है, सही उत्तर हो जाएगा 15। 21 नंबर में आते हैं। 21 नंबर में पूछा गया है डैज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है, सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का सी, क्वार्टज। 22 नंबर में आते हैं। जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो को पसंद आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी मदद कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आप लोगों को आगे भी मिलते हुए देखेंगे। आगे आते हैं प्रश्न में। चलिए 22वां प्रश्न है, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोशों की संख्या है। सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 2 पर 2n का स्क्वायर अधिकतम संख्या होगा। अगला आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। इसको भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को सभी, कि कौन सी जो धातु है वो उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर। चांदी जो होता है वो उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। उसके बाद हो जाएगा कॉपर। इसलिए देखिएगा साथियों, घरों में जो होता है ना कॉपर का जो तार लगाया जाता है, क्योंकि वो लोग जो है ना उष्मा के सबसे अच्छी चालक है। उसमें विद्युत धारा जो है ना उसमें बहुत जल्दी अच्छा से फ्लो हो जाता है। चांदी का लेकिन नहीं लगाया जाता है। चांदी का लगाइएगा घर में चोरी करके लेके चले जाएगा आदमी सब, इसलिए चांदी का नहीं लगाया जाता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर में आ जाते हैं। आप लोग 24 नंबर में पूछा गया है कि कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। जब कॉपर क्लोराइड को लेड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। 24 नंबर का ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, लेड क्लोराइड और कॉपर, लेड क्लोराइड और कॉपर, लेड ऑक्साइड और कॉपर, लेड ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। डी नंबर में है कॉपर ऑक्साइड और लेड क्लोराइड। तो 22 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा, 24 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लेड क्लोराइड और कॉपर। लेड क्लोराइड और कॉपर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। 25 नंबर में, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। कौन सी ऐसी जो है तत्व है जो अर्ध धातु नहीं है।
25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम जो है एक अर्ध धातु नहीं है। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर में देखते हैं हम लोग, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है। अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है इसको बताना है हम लोगों को। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड, तापन के कैल्शियम कार्बोनेट के। चलिए 27 नंबर प्रश्न में आते हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। पहला है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो नहीं भाई, अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं करता है बल्कि नीला लिटमस को लाल करता है। दूसरा है कि अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में कड़वे कहाँ होते हैं भाई, अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं, हम थोड़ी फंसने वाले हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ना तो ए नंबर सही है ना दो सही है, ना ए सही है ना दो सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला आते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में पूछा गया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3 सही उत्तर हो जाएगा इसका। 29 नंबर में पूछा गया है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। 29 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। 30 नंबर में पूछा गया आप सभी से सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश, सफेद सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लीजिए आप इस लोगों को, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। एक पार्ट 1 वीडियो था, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमको कमेंट कर दीजिए कि पार्ट 2 चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। और यहाँ तक आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।